कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जहां ज्ञान, दर्शन और मानवता की बात होती है। लेकिन उसी देश में एक बच्चा सिर्फ इसलिए स्कूल के पानी के घड़े को नहीं छू सकता क्योंकि वो तथाकथित रूप से कही जाने वाली नीच जाति में जन्मा है। एक ऐसा बच्चा जो प्यासा है, लेकिन पानी पीने के लिए उसे स्कूल के चपरासी का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि उसका स्पर्श, उसका अस्तित्व अशुद्ध माना जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विद्वान जो अमेरिका और लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटता है, लेकिन अपने ही देश में उसे किराए पर कमरा नहीं मिलता क्योंकि वह अछूत है। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, लेकिन खुद अपने देश में बराबरी के अधिकार के लिए संघर्ष करता रहा। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो है जिसने आगे चलकर भारत का संविधान रचा, वो जिसने कलम से क्रांति की, न्याय को आवाज दी और करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेटिंग फॉर अ वीज़ा कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह उस सच्चाई की चीख है जिसे समाज ने सदियों तक दबाया, कुचला, अनदेखा किया। यह उस पीड़ा की दास्तान है जिसे अंबेडकर ने जिया, कभी अपने लिए किराए का कमरा ढूंढते हुए, कभी अपने जैसे हजारों अछूतों की पीड़ा को अपनी आंखों से देखते हुए। यह आत्मकथा एक दस्तावेज है, अन्याय के खिलाफ उठी एक मशाल जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तब थी। यह एक सवाल है उस व्यवस्था से जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानती, और यह एक संकल्प है कि हम उस चुप्पी को तोड़ेंगे जो सदियों से हमारे चारों ओर फैली है। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा की, जो न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभवों का दस्तावेज है बल्कि भारत में जातिगत भेदभाव की गहरी जड़ों का भी खुलासा करती है। यह एक ऐसी आवाज़ है जो आज भी गूंजती है, समानता, न्याय और मानव गरिमा की पुकार के रूप में। मैं हूं आपके दोस्त वर्षा, आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं आज लेकर आई हूं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत पुस्तक जिसे सुनकर आपका नजरिया बहुत हद तक बदल सकता है। आज हम जिस पुस्तक का पाठ करेंगे उसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही विराट था, उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस अद्भुत पुस्तक की ओर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो चलिए चलते हैं आज की पुस्तक की ओर। वीज़ा के लिए प्रतीक्षा। विदेशी लोग अस्पृश्यता के अस्तित्व के विषय में जानते हैं, परंतु इससे रूबरू न होने के कारण वे यह नहीं समझ पाते हैं कि यह वास्तव में कितना दमनकारी है। उनके लिए यह समझना बहुत ही कठिन है कि कैसे कुछ अछूत लोग एक गांव के किनारे रहते हैं, एक ऐसा गांव जिसमें बहुत सारे हिंदू रहते हैं, और ये अछूत लोग प्रतिदिन गांव में जाकर उस गांव को गंदगी से मुक्त करते हैं। कैसे ये हाशिए पर पड़े हुए लोग सभी लोगों के काम निपटाते हैं, हिंदुओं के दरवाजे से भोजन इकट्ठा करते हैं, दूर से ही हिंदू बनियों की दुकानों से मसाले, तेल और अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदते हैं। यह गांव को पूरी तरह से अपना घर मानते हैं और फिर भी गांव की किसी भी व्यक्ति को ना तो छूते हैं और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा छुए जाते हैं। समस्या यह है कि सवर्ण हिंदू अछूतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण कैसे प्रस्तुत किया जाए? उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार का सामान्य विवरण या रिकॉर्ड, यह दो तरीके हैं जिनसे यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। मुझे लगता है कि दूसरा तरीका पहले वाले तरीके से अधिक प्रभावी होगा। इन दृष्टांतों को चुनने में मैंने आंशिक रूप से अपने अनुभव और आंशिक रूप से दूसरों के अनुभव का सहारा लिया है। मैं उन घटनाओं से शुरुआत करता हूँ जो मेरे साथ मेरे जीवन में घटित हुई हैं। अध्याय 1। हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के दापोली तालुका से आया था।
ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रारंभ से ही मेरे पूर्वजों ने कंपनी की सेना में सेवा के लिए अपना पुश्तैनी व्यवसाय छोड़ दिया था। मेरे पिता ने भी पारंपरिक परंपरा का पालन करते हुए सेना में सेवा करने का फैसला किया। वे अधिकारी के पद तक पहुंचे। सेवानिवृत्त होने के समय वे सूबेदार थे। अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात मेरे पिता अपने परिवार को दापोली वापस ले गए ताकि वहां बस सकें, परंतु कुछ कारणों से मेरे पिता ने अपना मन बदल लिया। परिवार दापोली छोड़कर सतारा चला गया, जहां हम वर्ष 1904 तक रहे। पहली घटना जो मैं यथासंभव याद करके लिख रहा हूँ, लगभग वर्ष 1901 में घटी, जब हम सतारा में थे। मेरी माँ तब मर चुकी थी। मेरे पिता सतारा जिले के खटाव तालुका में गोरेगांव नामक स्थान पर खजांची यानी कि कैशियर के पद पर सेवारत थे, जहां बंबई सरकार ने अकाल से पीड़ित हजारों लोगों को रोजगार देने के लिए एक तालाब की खुदाई का काम शुरू किया था। जब मेरे पिता गोरेगांव गए तो उन्होंने मुझे, मेरे भाई को जो मुझसे बड़ा था तथा मेरी सबसे बड़ी बहन जो मर चुकी थी के 2 बेटों को मेरी चाची और कुछ दयालु पड़ोसियों की देखरेख में छोड़ दिया। मेरी चाची सबसे दयालु आत्मा थी जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। वह बौनी थीं और उनके पैरों में कुछ तकलीफ थी, जिससे उन्हें किसी की मदद के बिना चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता था। अक्सर उन्हें गोद में उठाकर चलना पड़ता था। मेरी बहनें थीं, वे विवाहित थीं और अपने परिवारों के साथ दूर रहा करती थीं। भोजन पकाना हमारे लिए एक समस्या बन गया था, खासकर तब जब हमारी चाची अपनी लाचारी के कारण यह कार्य नहीं संभाल पाती थीं। हम 4 बच्चे स्कूल जाते थे और हम अपना खाना भी स्वयं पकाते थे। हम रोटी नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने पुलाव पर गुजारा किया, जिसे बनाना हमारे लिए सबसे आसान था। इसे बनाने के लिए चावल और मटन को मिलाने से ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था। मेरे पिताजी खजांची होने के कारण अपना कार्य छोड़कर सतारा आकर हमसे मिल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें गोरेगांव आकर अपनी गर्मी की छुट्टियां उनके साथ बिताने के लिए एक पत्र लिखा। हम बच्चे इस संभावना से बहुत उत्साहित थे, खासकर इसलिए क्योंकि हम में से किसी ने भी उस समय तक रेलवे ट्रेन नहीं देखी थी। इसके लिए बड़ी तैयारियां की गई थीं। यात्रा के लिए नई अंग्रेजी कमीजें, चमकीली टोपियां, नए जूते, नए रेशमी किनारे वाली धोतियां मंगवाई गई थी। मेरे पिताजी ने हमें हमारी यात्रा के बारे में सारी जानकारी दे दी थी और कहा था कि हम उन्हें बता दें कि हम किस दिन यात्रा शुरू कर रहे हैं, ताकि वे अपने चपरासी को रेलवे स्टेशन पर भेज दे ताकि वह हमें गोरेगांव पहुंचा दे। इस व्यवस्था के अनुसार मैं, मेरा भाई और मेरी बहन का एक बेटा सतारा से चले गए। हमारी चाची हमारे पड़ोसियों के जिम्मे रह गई, जिन्होंने उनकी देखभाल करने का वादा किया था। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था और हमें स्टेशन तक ले जाने के लिए एक तांगा, एक घोड़े वाली गाड़ी लगाया गया था। हमने इस अवसर के लिए विशेष रूप से बनाए गए नए कपड़े पहने और हम खुशी से भरे हुए अपने घर से निकले। लेकिन हमारी चाची की चीखें भी हमारे बीच थीं, जो हमारे जाने पर दुख से लगभग बेसुध थीं। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो मेरे भाई ने टिकट खरीदे और मुझे और मेरी बहन के बेटे को जेब खर्च के तौर पर 2-2 आने दिए, ताकि हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकें। हमने तुरंत ही अपनी मौज मस्ती भरी जिंदगी शुरू कर दी और शुरुआत में ही हमने 1-1 बोतल नींबू पानी मंगवाया। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने सीटी बजाई और हम पीछे छूट जाने के डर से जल्दी से उसमें चढ़ गए। हम गोरेगांव के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मसूर पर उतरने के लिए कहा गया था। शाम को करीब 5 बजे ट्रेन मसूर पहुंची और हम अपना सामान लेकर उतर गए। कुछ ही मिनटों में ट्रेन से उतरे सभी यात्री अपने गंतव्य स्थान की ओर चले गए। हम 4 बच्चे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने पिताजी या उनके नौकर की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसे उन्होंने भेजने का वादा किया था। हमने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, लेकिन कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया और स्टेशन मास्टर पूछताछ करने आया। उसने हमसे हमारे टिकट मांगे। हमने टिकट दिखाए। उसने हमसे पूछा कि हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं। हमने उसे बताया कि हम गोरेगांव जा रहे थे और पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वे दोनों नहीं आए
और हमें नहीं पता कि गोरेगांव कैसे पहुँचे। हम अच्छे कपड़े पहने हुए बच्चे थे। हमारे पहनावे या बातचीत से कोई यह नहीं समझ सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। दरअसल स्टेशन मास्टर को पूरा यकीन था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वह हमारी दुर्दशा देखकर बहुत दुखी था। हिंदुओं के बीच हमेशा की तरह स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल सोचे मैंने बोल दिया कि हम महार हैं। महार उन समुदायों में से एक है जिन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अछूत माना जाता है। वह दंग रह गया। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। हम देख सकते थे कि वह एक अजीब सी घृणा की भावना से अभिभूत था। जैसे ही उसने मेरा जवाब सुना वह अपने कमरे में चला गया और हम जहाँ थे वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज लगभग डूबने लगा था। ना तो पिताजी आए और ना ही उन्होंने अपना नौकर भेजा। अब तो स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर जा चुका था। हम बिल्कुल हैरान थे। यात्रा की शुरुआत में जो खुशी और प्रसन्नता हमें महसूस हो रही थी वह अब अत्यधिक उदासी में बदल गई थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और हमसे पूछा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम गोरेगांव चले जाएंगे और अगर वह ज़्यादा दूर ना हो तो हम सीधे चल पड़ेंगे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चलती थीं। लेकिन स्टेशन मास्टर को मेरा यह जवाब कि हम महार हैं गाड़ी वालों के बीच फैल गया था और उनमें से कोई भी अछूत वर्ग के यात्रियों को ले जाकर अपवित्र होने और खुद को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं था। हम दोगुना किराया देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन इसके बावजूद भी हमने पाया कि पैसे से यहाँ काम नहीं होगा। स्टेशन मास्टर जो हमारी ओर से गाड़ी वालों से बातचीत कर रहा था वह चुपचाप खड़ा रहा और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने हमसे पूछा, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? यह महसूस करते हुए कि वह हमारी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है, हमने जोर से कहा, हाँ हम कर सकते हैं। इस उत्तर के साथ उन्होंने गाड़ीवानों के समक्ष हमारी ओर से प्रस्ताव रखा कि हम गाड़ीवान को दोगुना किराया दें और गाड़ी चलाएं और वह हमारी यात्रा में गाड़ी के साथ पैदल चले। एक गाड़ीवान इस बात से सहमत हो गया क्योंकि इससे उसे दोगुना किराया कमाने का अवसर मिला और वह अपवित्र होने से भी बच गया। शाम के करीब 6:30 बजे हम चलने के लिए तैयार थे, लेकिन हम तब तक स्टेशन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे जब तक हमें यह आश्वासन न मिल जाए कि हम अंधेरा होने से पहले गोरेगांव पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने गाड़ीवान से गोरेगांव पहुंचने में लगने वाले समय और दूरी के बारे में पूछा। उसने हमें आश्वासन दिया कि इसमें 3 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। उसकी बात पर विश्वास करके हमने अपना सामान गाड़ी में रखा, स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और गाड़ी में बैठ गए। हम में से एक ने गाड़ी की लगाम संभाली और गाड़ी चल पड़ी। गाड़ीवान हमारे साथ साथ चल रहा था। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक नदी बहती थी। यह नदी पूरी तरह सूखी थी, सिवाय उन जगहों के जहां पानी के छोटे छोटे तालाब थे। गाड़ी के मालिक ने सुझाव दिया कि हमें वहां रुककर खाना खा लेना चाहिए क्योंकि रास्ते में हमें पानी नहीं मिल सकता। हम सहमत हो गए। उसने हमसे अपने किराए का कुछ हिस्सा देने को कहा ताकि वह गांव जाकर अपना खाना खा सके। मेरे भाई ने उसे कुछ पैसे दिए और वह जल्दी ही वापस आने का वादा करके चला गया। हम बहुत भूखे थे और हमें खाने का मौका मिलने पर खुशी हुई। मेरी चाची ने हमारे पड़ोस की महिलाओं को काम पर लगाकर हमारे लिए कुछ बढ़िया खाना तैयार किया था। हमने टिफिन बास्केट खोला और खाना शुरू कर दिया। हमें चीज़ों को धोने के लिए पानी की ज़रूरत थी। हम में से एक व्यक्ति पास की नदी के किनारे बने पानी के कुंड में गया, लेकिन पानी वास्तव में पानी नहीं था। यह तालाब कीचड़, गायों, भैंसों और अन्य मवेशियों के मलमूत्र से भरा हुआ था जो पानी पीने के लिए तालाब पर जाते थे। वास्तव में वह पानी मनुष्यों के उपयोग के लिए नहीं था। वैसे भी पानी की बदबू इतनी तेज थी कि हम उसे पी नहीं सकते थे। इसलिए हमें अपना खाना बंद करना पड़ा और गाड़ीवान के आने का इंतजार करना पड़ा। वह बहुत देर तक नहीं आया और हम बस उसे हर दिशा में ढूंढते रहे। आखिरकार वह आया और हमने अपनी यात्रा शुरू की। करीब 4 या 5 मील तक हम गाड़ी चलाते रहे और वह पैदल चला। फिर वह अचानक गाड़ी में कूद गया और हमारे हाथ से लगाम ले ली। हमने सोचा कि यह उस व्यक्ति का अजीब व्यवहार है
जिसने अपवित्रता के डर से गाड़ी को किराए पर देने से इनकार कर दिया था। अब उसने अपनी सभी धार्मिक मान्यताओं को एक तरफ रखकर हमारे साथ एक ही गाड़ी में बैठने के लिए सहमति व्यक्त की थी। लेकिन हमने उससे इस मुद्दे पर कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। हम जल्द से जल्द अपने गंतव्य स्थान गोरेगांव पहुंचने के लिए उत्सुक थे। कुछ समय तक हम सिर्फ गाड़ी की गति में ही रुचि रख रहे थे, लेकिन जल्द ही हमारे चारों ओर अंधेरा छा गया। अंधेरे को दूर करने के लिए कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। वहां कोई भी पुरुष, महिला, यहाँ तक कि मवेशी भी नहीं गुजर रहा था, जिससे हमें यह एहसास हो कि हम उनके बीच में हैं। हम अपने चारों ओर फैले अकेलेपन से डरने लगे। हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हमने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। हम मसूर से बहुत दूर आ चुके थे। 3 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन गोरेगांव का कोई नामो निशान नहीं था। हमारे अंदर एक अजीब सा ख्याल आया। हमें शक हुआ कि गाड़ीवान विश्वासघात करने वाला है और वह हमें मारने के लिए किसी सुनसान जगह पर ले जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे सोने के गहने थे और इससे हमारा शक और भी पुख्ता हो गया। हमने उससे पूछना शुरू किया कि गोरेगांव कितनी दूर है, हमें वहां पहुंचने में इतनी देर क्यों हो गई। वह कहता रहा, यह ज्यादा दूर नहीं है, हम जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे। रात के करीब 10 बज रहे थे जब यह देखकर कि गोरेगांव का कोई पता नहीं है, हम बच्चे रोने लगे और गाड़ीवान को गालियां देने लगे। हमारा विलाप और रोना काफी देर तक जारी रहा। गाड़ीवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक हमने कुछ दूरी पर एक लाइट जलती देखी। गाड़ीवान ने कहा, क्या तुम उस लाइट को देख रहे हो? यह टोल कलेक्टर की लाइट है, हम रात को वहीं आराम करेंगे। हमें कुछ राहत महसूस हुई और हमने रोना बंद कर दिया। लाइट दूर थी, लेकिन हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाए। टोल कलेक्टर की झोपड़ी तक पहुंचने में हमें 2 घंटे लग गए। अंतराल के कारण हमारी चिंता बढ़ गई और हम गाड़ीवान से तरह तरह के प्रश्न पूछते रहे, जैसे कि स्थान पर पहुंचने में देर क्यों हो रही है, क्या हम उसी रास्ते से जा रहे हैं, आदि। आखिरकार आधी रात तक गाड़ी टोल कलेक्टर की झोपड़ी के पास पहुंच गई। यह एक पहाड़ी की तलहटी में, लेकिन पहाड़ी के दूसरी तरफ स्थित था। जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा कि वहां बहुत सारी बैलगाड़ियां रात में आराम कर रही थीं। हम बहुत भूखे थे और बहुत कुछ खाना चाहते थे, लेकिन फिर पानी का सवाल था। इसलिए हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि क्या यहाँ पानी मिल सकता है। उसने हमें चेतावनी दी कि टोल कलेक्टर एक हिंदू है और अगर हम सच बोलेंगे और कहेंगे कि हम महार हैं तो हमें पानी मिलने की कोई संभावना नहीं। उसने कहा, कहो कि तुम मुसलमान हो और अपनी किस्मत आजमाओ। उसकी सलाह पर मैं टोल कलेक्टर की झोपड़ी में गया और उससे पूछा कि क्या वह हमें पानी देगा। उसने पूछा, आप कौन हैं? मैंने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं। मैंने उससे उर्दू में बात की, जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, ताकि कोई शक न रहे कि मैं असली मुसलमान हूँ। लेकिन यह चाल भी काम नहीं आई और उसका जवाब बहुत रूखा था। तुम्हारे लिए पानी किसने रखा है? पहाड़ी पर पानी है, अगर तुम चाहो तो ले आओ, मेरे पास कुछ नहीं है। यह कहकर उसने मुझे विदा किया। मैं गाड़ी में वापस आया और अपने भाई को उसका जवाब बताया। मुझे नहीं पता कि मेरे भाई को क्या महसूस हुआ। उसने बस इतना ही कहा कि हम लेट जाएं। बैलों को खोल दिया गया था और गाड़ी को ज़मीन पर ढलानदार तरीके से खड़ा कर दिया गया था। हमने गाड़ी के अंदर नीचे के तख्तों पर अपने बिस्तर बिछाए और आराम करने के लिए लेट गए। अब हम सुरक्षित स्थान पर आ गए थे। हमें इस बात की परवाह नहीं थी कि पहले हमारे साथ क्या हुआ था, लेकिन हमारा मन हाल ही में घटी उस घटना के बारे में खुद को सोचने से रोक नहीं पा रहा था। हमारे पास खाने का बहुत सामान था, हमारे अंदर भूख की आग जल रही थी। इन सब के बावजूद हमें बिना भोजन के सोना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पानी नहीं मिल रहा था, और हमें पानी इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि हम अछूत थे। यह आखिरी विचार था जो हमारे दिमाग में आया। मैंने कहा, हम सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं। जाहिर है मेरे बड़े भाई को कुछ आशंकाएं थीं। उन्होंने कहा कि हम चारों का सो जाना ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक समय में 2 लोगों को सोना चाहिए और 2 लोगों को पहरा देना चाहिए। इस प्रकार हमने उस पहाड़ी के नीचे रात बिताई। सुबह 5 बजे हमारा गाड़ीवान आया और उसने सुझाव दिया कि
हमें गोरेगांव के लिए चलना चाहिए। हमने साफ मना कर दिया। हमने उससे कहा कि हम 8 बजे तक नहीं चलेंगे, हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए हम 8 बजे चले और 11 बजे गोरेगांव पहुंच गए। मेरे पिता हमें देखकर हैरान हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। हमने विरोध किया कि हमने सूचना दी थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया। बाद में पता चला कि गलती मेरे पिता के नौकर की थी। उसे हमारा पत्र मिला था, लेकिन वह मेरे पिता को नहीं दे पाया था। इस घटना का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब यह घटना घटी तब मैं 9 साल का था, लेकिन इसने मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। इस घटना के घटित होने से पहले मैं जानता था कि मैं एक अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, मुझे पता था कि स्कूल में मैं अपनी कक्षा के छात्रों के बीच अपनी रैंक के अनुसार नहीं बैठ सकता था, बल्कि मुझे अकेले एक कोने में बैठना पड़ता था। मुझे पता था कि स्कूल में मेरे लिए एक अलग से टाट का टुकड़ा होगा जिस पर मैं कक्षा में बैठ सकता हूँ, और स्कूल की सफाई के लिए नियुक्त नौकर मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए टाट को नहीं छुएगा। मुझे शाम को टाट घर ले जाना था और अगले दिन वापस लाना था। स्कूल में रहते हुए मुझे पता था कि जब सवर्ण वर्ग के बच्चों को प्यास लगती है तो वे नल के पास जाकर उसे खोलकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। इसके लिए बस शिक्षक की अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन मेरी स्थिति अलग थी। मैं नल को छू नहीं सकता था और जब तक कोई सवर्ण व्यक्ति नल को न खोले तब तक मैं अपनी प्यास नहीं बुझा सकता था। मेरे मामले में शिक्षक की अनुमति पर्याप्त नहीं थी। स्कूल के चपरासी की मौजूदगी भी जरूरी थी, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जिसे शिक्षक इस कार्य के लिए प्रयोग कर सकता था। अगर चपरासी न हो तो मुझे पानी के बिना ही रहना पड़ता था। स्थिति को इस कथन के संक्षेप में बताया जा सकता है, चपरासी नहीं तो पानी नहीं। घर पर मुझे पता था कि कपड़े धोने का काम मेरी बहनें करती थीं। ऐसा नहीं था कि सतारा में धोबी नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि हम धोबियों को पैसे नहीं दे सकते थे। कपड़े धोने का काम मेरी बहनें करती थीं, क्योंकि हम अछूत थे और कोई भी धोबी अछूत के कपड़े नहीं धोता था। मेरे सहित सभी लड़कों के बाल काटने या उनकी दाढ़ी बनाने का काम हमारी बड़ी बहन करती थी, जो हम पर यह कला आजमा कर काफ़ी कुशल नाई बन गई थी। ऐसा नहीं था कि सतारा में नाई नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कि हम नाई को पैसे नहीं दे सकते थे। दाढ़ी बनाने और बाल काटने का काम मेरी बहन करती थी, क्योंकि हम अछूत थे और कोई भी नाई अछूत की दाढ़ी बनाने के लिए तैयार नहीं होता था। यह सब मैं जानता था, लेकिन इस घटना ने मुझे ऐसा झटका दिया जैसा पहले कभी नहीं दिया था, और इसने मुझे छुआछूत के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, जो इस घटना के घटित होने के पहले मेरे लिए एक सामान्य बात थी, क्योंकि यह कई स्पर्शियों और अछूतों के लिए भी एक सामान्य बात थी। अध्याय 2। वर्ष 1916 में मैं भारत लौट आया। मुझे उच्च शिक्षा के लिए महामहिम महाराजा बड़ौदा ने अमेरिका भेजा था। मैंने वर्ष 1913 से 1917 तक न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वर्ष 1917 में मैं लंदन आया और लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के स्नातकोत्तर विभाग में शामिल हो गया। वर्ष 1918 में मुझे अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही भारत लौटना पड़ा। चूंकि मेरी शिक्षा बड़ौदा राज्य द्वारा हुई थी, इसलिए मैं राज्य की सेवा करने के लिए बाध्य था। तदनुसार मेरे आगमन पर मैं सीधा बड़ौदा चला गया। मैंने बड़ौदा की नौकरी क्यों छोड़ी, ये कारण मेरे वर्तमान उद्देश्य से बिल्कुल अप्रासंगिक है, इसलिए मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैं केवल बड़ौदा में अपने सामाजिक अनुभवों से ही जुड़ा हुआ हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं का वर्णन करूँगा। यूरोप और अमेरिका में 5 साल बिताने के बाद मेरे मन से यह भावना पूरी तरह खत्म हो गई थी कि मैं अछूत हूँ, और जब भी कोई अछूत भारत आता है तो वह खुद के लिए और दूसरों के लिए एक समस्या बन जाता है। लेकिन जब मैं स्टेशन के बाहर आया तो मेरा मन एक सवाल से काफ़ी परेशान था। कहाँ जाऊँ? मुझे कौन ले जाएगा? मैं बहुत परेशान था। मुझे पता था कि हिंदू होटल है जिन्हें विशी कहा जाता है, वे मुझे नहीं ले जाएंगे। वहाँ रहने का एकमात्र तरीका
छद्म वेश धारण करना था, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से अनुमान लगा सकता था कि अगर मेरी पहचान उजागर हो गई तो इसके क्या भयानक परिणाम होंगे। मेरे कुछ दोस्त बड़ौदा में थे जो पढ़ाई के लिए अमेरिका आए थे। अगर मैं उनके पास गया तो क्या वे मेरा स्वागत करेंगे? मैं खुद को आश्वस्त नहीं कर पाया। वे अपने घर में किसी अछूत को प्रवेश देने में शर्म महसूस कर सकते हैं। मैं कुछ देर तक स्टेशन की छत के नीचे खड़ा रहा और सोचता रहा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। फिर मेरे मन में विचार आया कि पता लगाऊं कि कैंप में कोई जगह है या नहीं। तब तक सभी यात्री जा चुके थे, मैं अकेला रह गया था। कुछ घोड़ा गाड़ी चालक जो किसी भी सवारी को पकड़ने में विफल रहे थे, वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने उनमें से एक को बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि कैंप में कोई होटल है। उसने कहा कि वहाँ एक पारसी सराय है और वे पेइंग गेस्ट लेते हैं। यह सुनकर कि यहाँ पारसियों द्वारा संचालित एक सराय है, मेरा दिल खुश हो गया। पारसी जो राष्ट्रीय धर्म के अनुयायी हैं, मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि वे मुझे अछूत समझेंगे, क्योंकि उनका धर्म अछूतपन को मान्यता नहीं देता। आशा से प्रसन्न हृदय और भय से मुक्त मन के साथ मैंने अपना सामान हैकनी गाड़ी यानी कि घोड़ा गाड़ी में रखा और ड्राइवर से शिविर में पारसी सराय तक ले जाने के लिए कहा। सराय 1-2 मंजिला इमारत थी, जिसके भूतल पर एक बूढ़ा पारसी अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक केयरटेकर था और वहां ठहरने के लिए आने वाले पर्यटकों को भोजन उपलब्ध कराता था। गाड़ी आ गई और पारसी केयरटेकर ने मुझे ऊपर की मंजिल दिखाई। मैं ऊपर चला गया, जबकि गाड़ी चालक मेरा सामान लेकर आया। मैंने उसे पैसे दिए और वह चला गया। मुझे खुशी हुई कि आखिरकार मैंने ठहरने की जगह ढूंढने की अपनी समस्या हल कर ली है। मैं यहाँ आराम से रहना चाहता था और कपड़े उतार रहा था। इसी बीच केयरटेकर हाथ में किताब लेकर आया। उसने देखा कि मेरे आधे कपड़े उतरे हुए थे और मेरे पास कोई सादरा या कश्ती नहीं थी, जो यह साबित करती है कि कोई पारसी है या नहीं। इसलिए उसने तीखी आवाज में मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मुझे नहीं पता था कि यह सराय पारसी समुदाय द्वारा केवल पारसियों के उपयोग के लिए बनाई गई थी, इसलिए मैंने उसे बताया कि मैं हिंदू हूँ। वह चौंक गया और मुझसे कहा कि मैं सराय में नहीं रह सकता। मैं उसके जवाब से पूरी तरह हैरान था और पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। सवाल फिर से वही था कि कहाँ जाना है। खुद को संभालते हुए मैंने उससे कहा कि एक हिंदू होने के बावजूद मुझे वहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे सराय में ठहरने वाले सभी लोगों का नाम रजिस्टर में दर्ज करना होता है। मैंने उनकी परेशानी देखी। मैंने कहा कि मैं रजिस्टर में नाम दर्ज करने के लिए एक पारसी नाम रख सकता हूँ। अगर मैं आपत्ति नहीं करता तो आपको आपत्ति क्यों है? अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, आपको कुछ कमाई ही होगी। मैं देख सकता था कि वह इसके पक्ष में था। जाहिर है कि उसके यहाँ लंबे समय से कोई पर्यटक नहीं आया था और वह थोड़ा पैसा कमाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वह इस शर्त पर सहमत हुआ कि मैं उसे भोजन और आवास के लिए प्रतिदिन 1.5 रुपया दूं और उसके रजिस्टर में खुद को पारसी के रूप में दर्ज करूं। वह नीचे चला गया और मैंने राहत की सांस ली। समस्या हल हो गई थी और मैं बहुत खुश भी था। लेकिन अफसोस, मुझे तब नहीं पता था कि यह खुशी कितनी कम समय की थी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस सराय में अपने प्रवास के दुखद अंत का वर्णन करूं, मुझे यह बताना होगा कि मैंने उस छोटी अवधि के दौरान अपना समय कैसे बिताया। पहली मंजिल पर स्थित सराय में एक छोटा सा बेडरूम था और उसके बगल में एक छोटा सा बाथरूम था जिसमें पानी का नल था। बाकी एक बड़ा हॉल था। मेरे ठहरने के समय यह बड़ा हॉल हर तरह के कचरे, तख्तों, बेंचों, टूटी कुर्सियों आदि से भरा हुआ था। आसपास के माहौल के बीच में मैं अकेला रहता था। सुबह केयरटेकर 1 कप चाय लेकर आता था। वह करीब 9:30 बजे फिर से मेरा नाश्ता या सुबह का खाना लेकर आया। तीसरी बार वह रात को करीब 8:30 बजे मेरा खाना लेकर आया। केयरटेकर तभी आता था जब वह टाल नहीं सकता था और ऐसे मौक़ों पर वह मुझसे बात करने के लिए कभी नहीं रुकता था। किसी तरह दिन बीता। मुझे महाराजा बड़ौदा द्वारा महालेखाकार कार्यालय में
परिवीक्षाधीन नियुक्त किया गया था। मैं सुबह लगभग 10 बजे कार्यालय के लिए सराय से निकलता था और देर शाम लगभग 8 बजे वापस लौटता था। जितना संभव हो सके सराय से बाहर दोस्तों के साथ समय बिता सकूं। सराय में वापस आकर रात बिताने का विचार मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावना था और मैं सराय में सिर्फ इसलिए वापस आता था क्योंकि मेरे पास आराम करने के लिए आसमान के नीचे कोई और जगह नहीं थी। सराय की पहली मंजिल पर बने इस बड़े हॉल में बात करने के लिए कोई भी इंसान नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था। पूरा हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरे से बचने के लिए ना तो बिजली की रोशनी थी और ना ही तेल के दिए। केयरटेकर मेरे इस्तेमाल के लिए एक छोटा सा हैरिकेन लैंप लाता था। इसकी रोशनी कुछ इंच से ज़्यादा नहीं फैलती थी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी काल कोठरी में हूँ और मैं किसी इंसान की संगति चाहता हूँ जिससे मैं बात कर सकूं, लेकिन कोई नहीं था। इंसानों की संगति के अभाव में मैं किताबों की संगति में खो जाता था और पढ़ता ही रहता था। पढ़ने में मैं इतना खो जाता था कि मैं अपनी एकाकी स्थिति को भूल जाता था। लेकिन हॉल में अपना घर बना चुके चमगादड़ों की चहचहाहट और उड़ना अक्सर मेरा ध्यान भटका देता था और मेरे शरीर में ठंडी कपकपी पैदा कर देता था। यह सब मुझे याद दिलाता था कि मैं क्या भूलने की कोशिश कर रहा था। मैं एक अजीब जगह पर अजीब परिस्थितियों में था। कई बार मुझे बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन मैंने अपने दुख और गुस्से को इस भावना से दबा लिया कि भले ही यह एक काल कोठरी थी, लेकिन यह एक आश्रय था और आश्रय न होने से आश्रय मिलना बेहतर है। मेरी हालत इतनी दयनीय थी कि जब मेरी बहन का बेटा बम्बई से मेरा बचा हुआ सामान लेकर आया जो मैं वहीं छोड़ आया था, तो उसने मेरी हालत देखकर इतना रोना शुरू कर दिया कि मुझे उसे तुरंत वापस भेजना पड़ा। इस हालत में मैं पारसी सराय में एक पारसी का वेश धारण करके रहता था। मुझे पता था कि मैं इस छद्म वेश को लंबे समय तक धारण नहीं कर सकता क्योंकि एक दिन मेरी पहचान खुल जाएगी। इसलिए मैं रहने के लिए सरकारी बंगला पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुख्य अधिकारी ने मेरे अनुरोध को उतनी तत्परता से नहीं देखा। मेरी याचिका एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास जाती रही और इससे पहले कि मुझे अंतिम उत्तर मिलता, मेरी मृत्यु का दिन आ गया। सराय में मेरे ठहरने का यह 11वां दिन था। मैंने सुबह का खाना खाया और तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाला था जब मैं कुछ किताबें उठा रहा था जिन्हें मैंने लाइब्रेरी में वापस करने के लिए रात भर के लिए उधार लिया था, तो मैंने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए काफ़ी लोगों के कदमों की आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि वे पर्यटक हैं जो ठहरने के लिए आए हैं और इसलिए मैं ये देखने के लिए बाहर देख रहा था कि ये दोस्त कौन है। तुरंत मैंने देखा कि 1 दर्जन गुस्से में दिखने वाले लंबे मजबूत पारसी, जिनमें से प्रत्येक के पास एक छड़ी थी, मेरे कमरे की ओर आ रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि वे साथी पर्यटक नहीं थे और उन्होंने तुरंत इसका सबूत भी दे दिया। वे मेरे कमरे के सामने खड़े हो गए और सवालों की बौछार कर दी। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने पारसी नाम रखने की हिम्मत कैसे की? बदमाश, तुमने पारसी सराय को अपवित्र कर दिया। मैं चुप खड़ा रहा। मैं कोई जवाब नहीं दे सका। अब मैं छद्मवेश में नहीं रह सकता था। यह वास्तव में एक धोखाधड़ी थी और धोखाधड़ी का पता चला तो मुझे यकीन है कि अगर इसी खेल में लगा रहता तो मुझ पर गुस्साए और कट्टरपंथी पारसियों की भीड़ द्वारा हमला किया जाता और शायद मुझे मौत के घाट भी उतार दिया जाता। मेरी विनम्रता और मेरी चुप्पी ने इस विनाश को टाल दिया। उनमें से एक ने पूछा कि मैं कब घर खाली करने के बारे में सोच रहा हूँ। उस समय मुझे अपना घर अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती लगता था। इस सवाल में जो धमकी छिपी थी वह बहुत गंभीर थी, इसलिए मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनसे विनती की कि मुझे कम से कम 1 सप्ताह यहाँ रहने दिया जाए, यह सोचकर कि इस बीच बंगले के लिए एक मंत्री को दिए गए मेरे आवेदन पर सकारात्मक निर्णय हो जाएगा। लेकिन पारसी सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने अल्टीमेटम जारी किया, शाम को वे मुझे सराय में नहीं पाएंगे। मुझे अपना सामान समेट कर निकल जाना चाहिए। उन्होंने भयंकर परिणाम भुगतने की भी धमकी दी और चले गए। मैं हैरान था। मेरा दिल अंदर ही अंदर डूब गया। मैंने सबको कोसा और फूट फूट कर रोया। आखिरकार
मैं अपनी अनमोल संपत्ति से वंचित हो गया था। यानी मेरा आश्रय यह कैदियों की कोठरी से बेहतर नहीं था, लेकिन यह मेरे लिए बहुत कीमती था। पारसियों के चले जाने के बाद मैं कुछ देर तक सोचता रहा कि कोई रास्ता निकालूं। मुझे उम्मीद थी कि जल्दी ही मुझे सरकारी बंगला मिल जाएगा और मेरी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए मेरी समस्या एक अस्थायी समस्या थी और मैंने सोचा कि दोस्तों के पास जाना इसका एक अच्छा समाधान होगा। बड़ौदा राज्य के अछूतों में मेरा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन दूसरे वर्गों में मेरे दोस्त थे। एक हिंदू था, दूसरा भारतीय ईसाई था। मैं सबसे पहले अपने हिंदू दोस्त के पास गया और उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। वह एक नेक दिल और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वह दुखी भी था और क्रोधित भी, लेकिन उसने एक बात कही। उसने कहा, अगर आप मेरे घर आएंगे तो मेरे नौकर चले जाएंगे। मैंने संकेत समझ लिया और उसे अपने लिए जगह देने के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे भारतीय ईसाई मित्र के पास जाना पसंद नहीं था। एक बार उसने मुझे अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था और पारसी सराय में रहना पसंद किया था। मेरा कारण यह था कि उसकी आदतें मेरे अनुकूल नहीं थी। अब वहाँ जाना मेरे लिए अपमान को आमंत्रित करने जैसा था। इसलिए मैं अपने दफ्तर चला गया, लेकिन मैं आश्रय पाने का यह मौका नहीं छोड़ सकता था। एक मित्र से सलाह लेने के बाद मैंने उसके पास जाने का फैसला किया और उससे पूछा कि क्या वह मुझे रहने की जगह देगा। जब मैंने सवाल पूछा तो उसका जवाब था कि उसकी पत्नी अगले दिन बड़ौदा आ रही है और उसे उससे सलाह लेनी होगी। बाद में मुझे पता चला कि यह बहुत ही कूटनीतिक जवाब था। वह और उसकी पत्नी मूलतः ब्राह्मण जाति के परिवार से थे और यद्यपि ईसाई धर्म अपनाने के बाद पति के विचार उदार हो गए थे, लेकिन पत्नी अपने तौर तरीकों में रूढ़िवादी बनी रही और वह किसी अछूत को अपने घर में रखने के लिए सहमत नहीं हुई। इस तरह उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। शाम के 4 बज रहे थे जब मैं अपने भारतीय ईसाई दोस्त के घर से निकला। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि कहाँ जाऊं। मुझे सराय छोड़नी थी और मेरे पास जाने के लिए कोई दोस्त था भी नहीं। मेरे पास एकमात्र विकल्प बम्बई लौटना था। बम्बई जाने वाली ट्रेन बड़ौदा से रात 9 बजे रवाना होगी। 5 घंटे बिताने थे। कहाँ बिताऊं? क्या मुझे सराय में वापस जाना चाहिए? क्या मुझे अपने दोस्त के पास जाना चाहिए? मैं सराय में वापस जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मुझे डर था कि कहीं पारसी आकर मुझ पर हमला न कर दे। मैं अपने किसी दोस्त के पास जाना भी पसंद नहीं करता था। हालांकि मेरी हालत दयनीय थी, लेकिन मुझे दया नहीं पसंद थी। मैंने शहर और कैंप की सीमा पर स्थित कमाठी बाग नामक सार्वजनिक उद्यान में 5 घंटे बिताने का फैसला किया। मैं वहाँ कुछ तो खाली मन से बैठा था। कुछ इस बात को सोचकर दुखी था कि मेरे साथ क्या हुआ था, और मैं अपने माता पिता के बारे में सोच रहा था। जैसे बच्चे सोचते हैं जब वे असहाय स्थिति में होते हैं। रात 8 बजे मैं बगीचे से बाहर आया, गाड़ी लेकर सराय में गया, अपना सामान नीचे उतारा। केयरटेकर बाहर आया, लेकिन ना तो वह और ना ही मैं एक दूसरे से कुछ बोल पाए। उसे लगा कि किसी तरह से वह मुझे उस मुसीबत में डालने के लिए जिम्मेदार है। मैंने उसका बिल चुकाया। उसने चुपचाप बिल लिया और मैं चुपचाप वहाँ से चला गया। मैं बड़ौदा बड़ी उम्मीदों के साथ गया था। मैंने कई ऑफर ठुकरा दिए थे। युद्ध का समय था। भारतीय शिक्षा सेवा में कई पद खाली थे। मैं लंदन में बहुत प्रभावशाली लोगों को जानता था, लेकिन मैंने उनमें से किसी की तलाश नहीं की। मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य सबसे पहले बड़ौदा के महाराजा को अपनी सेवाएं देना है, जिन्होंने मेरी शिक्षा का खर्च उठाया था। और मुझे यहाँ केवल 11 दिन के प्रवास के बाद बड़ौदा छोड़कर बम्बई वापस लौटना पड़ा। यह दृश्य, जिसमें 1 दर्जन पारसी लोग डंडा लेकर मेरे सामने धमकी भरे मूड में खड़े थे और मैं उनके सामने भयभीत भाव से दया की भीख मांग रहा था, यह एक ऐसा दृश्य है जिसे मैं 18 साल बाद भी नहीं भूल पाया हूँ। मैं आज भी जब इसे याद कर सकता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब पहली बार मुझे पता चला था कि जो व्यक्ति हिंदुओं के लिए अछूत है, वह पारसी के लिए भी अछूत है। अध्याय 3। वर्ष 1929 का समय था।
बम्बई सरकार ने अछूतों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की थी। मुझे उस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था। समिति को अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार के आरोपों की जांच के लिए पूरे प्रांत का दौरा करना था। समिति अलग हो गई। मुझे और एक अन्य सदस्य को खानदेश के 2 जिलों का काम सौंपा गया। मैं और मेरा सहकर्मी अपना काम खत्म करने के बाद अलग हो गए। वह किसी हिंदू संत से मिलने गया। मैं ट्रेन से बम्बई जाने के लिए निकल पड़ा। 40 गांव में मैं धूलिया लाइन पर स्थित एक गांव में जाने के लिए उतरा, जहां मुझे उस गांव के अछूतों के खिलाफ सवर्ण हिंदुओं द्वारा घोषित सामाजिक बहिष्कार के मामले की जांच करनी थी। 40 गांव के अछूत स्टेशन पर आए और मुझे रात में उनके साथ रुकने का अनुरोध किया। मेरी मूल योजना सामाजिक बहिष्कार के मामले की जांच करने के बाद सीधे बम्बई जाने की थी। चूंकि वे इच्छुक थे तो मैंने रात भर रुकने के लिए अपनी सहमति दे दी। मैं गांव जाने के लिए धूलिया जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। वहां जाकर गांव में व्याप्त स्थिति से अवगत हुआ और अगली ट्रेन से 40 गांव वापस आ गया। मैंने पाया कि 40 गांव के अछूत लोग स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे माला पहनाई गई। महावारवाड़ा अछूतों का इलाका रेलवे स्टेशन से लगभग 2 मील दूर है और वहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती है, जिस पर एक पुलिया है। स्टेशन पर कई घोड़ा गाड़ियां किराए पर चलती थी। महारवाड़ा भी स्टेशन से पैदल दूरी पर था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे तुरंत महारवाड़ा ले जाया जाएगा, परंतु उस दिशा में कोई हलचल नहीं हुई और मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्यों इंतजार करवाया जा रहा है। लगभग 1 घंटे बाद एक तांगा प्लेटफॉर्म के पास आया और मैं उसमें बैठ गया। तांगे में सिर्फ 2 लोग सवार थे, ड्राइवर और मैं। बाकी लोग शॉर्टकट से ही पैदल चले गए। तांगा 200 कदम भी नहीं चला था कि मोटर कार से टक्कर हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस ड्राइवर को हर दिन किराया मिलता था वह इतना अनुभवहीन कैसे हो सकता है। दुर्घटना सिर्फ इसलिए टल गई क्योंकि पुलिस वाले के चिल्लाने पर कार के ड्राइवर ने कार को पीछे खींच लिया। हम किसी तरह नदी पर बनी पुलिया के पास पहुंच गए। इस पर दीवारें नहीं हैं जैसे पुल पर होती हैं, बस 5-10 फीट की दूरी पर पत्थरों की एक कतार लगी हुई है। यह पत्थरों से पक्की है। नदी पर बनी पुलिया उस सड़क से समकोण पर है जिससे हम आ रहे थे। सड़क से पुलिया तक आने के लिए एक तीखा मोड़ लेना पड़ता है। पुलिया के सबसे पहले किनारे के पत्थर के पास घोड़े ने सीधा जाने के बजाय एक मोड़ लिया और भाग गया। तांगे का पहिया किनारे के पत्थर से इतनी जोर से टकराया कि मैं शरीर से उछलकर पुलिया के पत्थर के फुटपाथ पर गिर गया और घोड़ा और गाड़ी पुलिया से नीचे नदी में गिर गए। मैं इतनी जोर से गिरा था कि गिरते ही बेहोश हो गया। महारवाड़ा नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है। स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए लोग मुझसे पहले ही वहां पहुंच गए थे। मुझे उठाकर महारवाड़ा ले जाया गया, जहां पुरुष, महिलाएं और बच्चे बात कर रहे थे और विलाप कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप मुझे कई चोटें आईं। मेरा पैर टूट गया और मैं कई दिनों तक विकलांग हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। तांगे वाले हर दिन पुलिया से गुजरते हैं और कोई भी चालक पुलिया के ऊपर से तांगे को सुरक्षित रूप से निकालने में विफल नहीं हुआ। पूछताछ करने पर मुझे सच्चाई बताई गई। रेलवे स्टेशन पर देरी इसलिए हुई क्योंकि तांगे वाले अछूत यात्री को लेकर तांगा चलाने को तैयार नहीं थे। यह उनकी गरिमा के खिलाफ था। महार लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं उनके क्वार्टर में पैदल जाऊं। यह मेरी गरिमा के प्रति उनकी भावना के अनुरूप नहीं था, इसलिए एक समझौता किया गया। वह समझौता इस प्रकार था, तांगे का मालिक तांगा किराए पर देगा, लेकिन वह खुद नहीं चलाएगा। महार लोग तांगा ले जा सकते हैं, लेकिन उसे चलाने के लिए उन्हें किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा। महार इसे एक सुखद समाधान मानते थे, लेकिन वे यह भूल गए थे कि यात्री की सुरक्षा उसकी गरिमा बनाए रखने से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर उन्होंने इस बारे में सोचा होता तो वे इस बारे में सोचते कि क्या उन्हें कोई ड्राइवर मिल सकता है जो मुझे सुरक्षित तरीके से मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके। वास्तव में उनमें से कोई भी जीवित नहीं रह सकता था, क्योंकि यह उनका पेशा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने बीच में से ही किसी को गाड़ी चलाने के लिए कहा। उस आदमी ने लगाम अपने हाथ में ले ली
और सोचने लगा कि इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और वह इतना घबरा गया कि उसने नियंत्रण करने का सारा प्रयास छोड़ दिया। मेरी इज्जत बचाने के लिए 40 गांव के महारों ने मेरी जान जोखिम में डाल दी थी। तब मुझे पता चला कि एक हिंदू तांगे वाला, जो एक नौकर से कम नहीं है, के पास भी एक गरिमा होती है, जिसके द्वारा वह खुद को सभी अछूतों से श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में देख सकता है, भले ही वह बैरिस्टर एट लॉ विधि का ज्ञान रखने वाला अधिवक्ता ही क्यों न हो। अध्याय 4। वर्ष 1934 में दलित वर्ग के आंदोलन में मेरे कुछ सहकर्मियों ने इच्छा व्यक्त की कि अगर मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं तो वे दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर जाना चाहेंगे। मैं सहमत हो गया। यह निर्णय लिया गया कि हमारी योजना में किसी भी स्थिति में वेरुल में बौद्ध गुफाओं की यात्रा शामिल होनी चाहिए। यह व्यवस्था की गई कि मुझे नासिक जाना चाहिए और समूह मेरे साथ नासिक में शामिल होगा। वेरुल जाने के लिए हमें औरंगाबाद जाना पड़ा। औरंगाबाद हैदराबाद के मुस्लिम राज्य का एक शहर है और यह महामहिम निजाम के राज्य में शामिल है। औरंगाबाद के रास्ते में हमें सबसे पहले दौलताबाद नामक एक और शहर से गुजरना पड़ा है, जो हैदराबाद राज्य में ही है। दौलताबाद एक ऐतिहासिक जगह है और एक समय में यह रामदेव राय नामक एक प्रसिद्ध हिंदू राजा की राजधानी हुआ करती थी। दौलताबाद का किला एक प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक है और उस क्षेत्र में आने वाले किसी भी पर्यटक को इसे देखने से नहीं चूकना चाहिए। इसी के अनुरूप हमारे दल ने भी अपने कार्यक्रम में दौलताबाद के किले को देखने का कार्यक्रम शामिल किया। हमने कुछ बसें और पर्यटक गाड़ियां किराए पर लीं। हम लगभग 30 लोग थे। हम नासिक से ये ओला से निकले, क्योंकि ये ओला औरंगाबाद के रास्ते में पड़ता है। हमारे दौरा कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई थी और यह पूरी तरह से जानबूझकर किया गया था। हम उन कठिनाइयों से बचने के लिए गुप्त रूप से यात्रा करना चाहते थे जो एक अछूत पर्यटक को देश के दूर दराज के इलाकों में झेलनी पड़ती है। हमने अपने लोगों को केवल उन्हीं केंद्रों पर सूचित किया था जहां हमने रुकने का फैसला किया था। तदनुसार रास्ते में यद्यपि हम निजाम राज्य के कई गांव से गुजरे, लेकिन हमारे कोई भी लोग हमसे मिलने नहीं आए। दौलताबाद में यह स्वाभाविक रूप से अलग था। वहां हमारे लोगों को सूचित किया गया कि हम आ रहे हैं। वे हमारा इंतज़ार कर रहे थे और शहर के प्रवेश द्वार पर एकत्र हुए थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम उतरकर पहले चाय और नाश्ता करें और फिर हम किला देखने चलें। हम उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। हमें चाय की बहुत तलब थी, लेकिन हम शाम होने से पहले किला देखने के लिए पर्याप्त समय चाहते थे। इसलिए हम किले के लिए निकल पड़े और अपने लोगों से कहा कि हम वापस लौटते समय चाय पियेंगे। तदनुसार हमने अपने ड्राइवरों को आगे बढ़ने के लिए कहा और कुछ ही मिनटों में हम किले के गेट पर थे। यह रमज़ान का महीना था, मुसलमानों के लिए रोज़ा रखने का महीना। किले के दरवाजे के ठीक बाहर पानी से भरा एक छोटा सा टैंक है। चारों ओर चौड़ पत्थर का फुटपाथ है। हमारे चेहरे, शरीर और कपड़े यात्रा के दौरान जमी धूल से भरे हुए थे और हम सभी नहाना चाहते थे। बिना ज्यादा सोचे समझे दल के कुछ सदस्यों ने फुटपाथ पर से ही टैंक के पानी से अपने चेहरे और पैर धोए। इसके बाद हम किले के गेट पर गए। अंदर हथियार बंद सैनिक थे। उन्होंने बड़े दरवाजे खोले और हमें मेहराब यानी कि तोरण में प्रवेश दिया। हमने अभी अभी गार्ड से किले में जाने की अनुमति लेने की प्रक्रिया पूछी थी। इसी बीच पीछे से एक बूढ़ा मुसलमान आया जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी और चिल्ला रहा था, थैड अर्थात अछूत ने टैंकों को गंदा कर दिया। जल्द ही आसपास के सभी युवा और बूढ़े मुसलमान उसके साथ आ गए और सभी ने हमें गालियां देनी शुरू कर दी। थैड अहंकारी हो गए हैं, थैड अपना धर्म भूल गए हैं, अर्थात नीच और पतित बने रहना। इनको सबक सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत ही खतरनाक मूड बना लिया। हमने उनसे कहा कि हम बाहरी लोग हैं और स्थानीय रीति रिवाजों को नहीं जानते। उन्होंने अपने क्रोध की आग स्थानीय अछूतों पर निकाली जो उस समय तक गेट पर आ चुके थे। आपने इन बाहरी लोगों को क्यों नहीं बताया कि इस टैंक का इस्तेमाल अछूत नहीं कर सकते?
यही सवाल वे उनसे पूछते रहे। बेचारे लोग। जब हमने टैंक के पानी का प्रयोग किया तो वे वहाँ नहीं थे। यह वास्तव में हमारी गलती थी, क्योंकि हमने बिना जांच किए ऐसा किया। उन्होंने विरोध किया कि यह उनकी गलती नहीं थी, लेकिन मुसलमान मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे उन्हें और हमें गालियां देते रहे। गालियां इतनी भद्दी थीं कि हम उनसे चिढ़ गए। आसानी से दंगा हो सकता था और संभवतः हत्याएं भी हो सकती थीं। हालांकि हमें खुद को संयमित रखना था। हम किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं होना चाहते थे जिससे हमारा दौरा अचानक समाप्त हो जाए। भीड़ में से एक युवा मुसलमान बार बार कह रहा था कि हर किसी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, जिसका मतलब है कि अछूतों को सार्वजनिक टंकी से पानी नहीं लेना चाहिए। मैं काफ़ी अधीर हो गया था और मैंने उससे कुछ हद तक गुस्से भरे लहजे में पूछा, क्या तुम्हारा धर्म यही सिखाता है कि क्या तुम किसी अछूत को इस टंकी से पानी लेने से रोकोगे अगर वह मुसलमान बन जाए? इन सीधे सवालों का मुसलमानों पर कुछ असर हुआ। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुप खड़े रहे। गार्ड की ओर मुड़ते हुए मैंने फिर से गुस्से भरे लहजे में कहा, क्या हम किले में जा सकते हैं या नहीं? हमें बताओ। अगर हम नहीं जा सकते तो हम रुकना नहीं चाहते। गार्ड ने मेरा नाम पूछा। मैंने उसे एक कागज़ के टुकड़े पर लिख कर दिया। वह उसे लेकर अंदर अधीक्षक के पास गया और बाहर आया। हमें बताया गया कि हम किले के अंदर जा सकते हैं, लेकिन किले में कहीं भी पानी नहीं छू सकते, और एक सशस्त्र सैनिक को हमारे साथ जाने का आदेश दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम आदेश का उल्लंघन ना करें। मैंने एक उदाहरण दिया कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है वह पारसी के लिए भी अछूत है। इससे पता चलेगा कि जो व्यक्ति हिंदू के लिए अछूत है वह मुसलमान के लिए भी अछूत है। अध्याय 5। अगला मामला भी उतना ही रोचक है। यह काठियावाड़ के एक गांव में रहने वाले एक अछूत स्कूल शिक्षक का मामला है और इसका विवरण निम्नलिखित पत्र में दिया गया है, जो कि श्री गांधी द्वारा प्रकाशित यंग इंडिया पत्रिका के 12 दिसंबर 1929 के अंक में छपा था। इसमें उन कठिनाइयों का वर्णन है जो उन्होंने एक हिंदू डॉक्टर को अपनी पत्नी के इलाज के लिए राजी करने में व्यक्त की थी, जिसका प्रसव अभी अभी हुआ था, और कैसे चिकित्सा देखभाल के अभाव में पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो गई थी। पत्र में लिखा है, इस महीने की 5 तारीख को मेरे घर एक बच्ची ने जन्म लिया। 7 तारीख को वह बीमार पड़ गई और उसे दस्त होने लगे। उसकी शक्ति कम होती जा रही थी और उसकी छाती में सूजन आ गई थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और पसलियों में तेज दर्द हो रहा था। मैं डॉक्टर को बुलाने गया, लेकिन उसने कहा कि वह हरिजन के घर नहीं जाएगा और ना ही वह बच्ची की जांच करने के लिए तैयार था। फिर मैं नगर सेठ और गरासिया दरबार के पास गया और उनसे मदद करने की विनती की। नगर सेठ ने डॉक्टर को 2 रुपये की फीस देने के लिए जमानत दी। फिर डॉक्टर आया, लेकिन इस शर्त पर कि वह हरिजन बस्ती के बाहर ही उनकी जांच करेगा। मैं अपनी पत्नी को उसके नवजात बच्चे के साथ कॉलोनी से बाहर ले गया। फिर डॉक्टर ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया, उसने मुझे दिया और मैंने अपनी पत्नी को दिया, और फिर उसी प्रक्रिया से लगाने के बाद उसे वापस कर दिया। शाम के करीब 8 बज रहे थे और डॉक्टर ने लैंप की रोशनी में थर्मामीटर को देखकर कहा कि मरीज को निमोनिया है। फिर डॉक्टर चला गया और दवा भेज दी। मैं बाजार से कुछ अलसी लेकर आया और मरीज पर उसका इस्तेमाल किया। बाद में डॉक्टर ने उसे देखने से मना कर दिया, हालांकि मैंने 2 रुपये की फीस दे दी थी। बीमारी खतरनाक है और भगवान ही हमारी मदद करेंगे। मेरी पत्नी और बच्ची के जीवन का दीपक बुझ गया। आज दोपहर करीब 2 बजे उनका निधन हो गया। इस अछूत स्कूल शिक्षक का नाम नहीं दिया गया है। इसी तरह डॉक्टर का नाम भी नहीं बताया गया है। यह अछूत स्कूल शिक्षक के अनुरोध पर प्रकाशित किया गया था, जिसे प्रतिशोध का डर था। यह तथ्य निर्विवाद है, किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। शिक्षित होने के बावजूद डॉक्टर ने एक बीमार महिला को थर्मामीटर लगाने और उसका इलाज करने से मना कर दिया, जिसकी हालत गंभीर थी। उसका इलाज करने से मना करने के कारण महिला की मृत्यु हो गई। उसे अपने पेशे के लिए बाध्यकारी
आचार संहिता को दरकिनार करने में कोई संकोच नहीं हुआ। हिंदू अछूत होने को छूने की बजाय अमानवीय होना पसंद करेगा। अध्याय 6। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक और घटना है। 6 मार्च 1938 को दादर बम्बई के कासरवाड़ी वूलन मिल्स के पीछे में श्री इंदुलाल यादनिक की अध्यक्षता में भंगियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में एक भंगी लड़के ने अपना अनुभव निम्नलिखित शब्दों में बताया। मैंने वर्ष 1933 में वर्नाक्यूलर स्थानीय या मूल भाषा में शिक्षण का अभ्यास फाइनल परीक्षा पास की। मैंने 4वीं कक्षा तक अंग्रेजी पढ़ी है। मैंने शिक्षक के रूप में रोजगार के लिए बॉम्बे नगर पालिका की स्कूल समिति में आवेदन किया, लेकिन मैं असफल रहा क्योंकि वहाँ कोई रिक्ति नहीं थी। फिर मैंने अहमदाबाद के पिछड़ा वर्ग अधिकारी के पास तलाटी गांव पटवारी की नौकरी के लिए आवेदन किया और मैं सफल रहा। दिनांक 19 फरवरी 1936 को मुझे खेड़ा जिले के बोरसाद तालुका के मामलतदार के कार्यालय में तलाटी नियुक्त किया गया। हालांकि मेरा परिवार मूल रूप से गुजरात से आया था, लेकिन मैं पहले कभी गुजरात नहीं गया था। वहां जाने का यह मेरा पहला अवसर था। इसी तरह मुझे नहीं पता था कि सरकारी कार्यालयों में अस्पृश्यता का पालन किया जाएगा। इसके अलावा मेरे आवेदन में मेरे हरिजन होने के तथ्य का उल्लेख किया गया था, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि ऐसे कार्यालय में मेरे सहकर्मी पहले से ही जानते होंगे कि मैं कौन हूँ। ऐसा होने के कारण जब मैं तलाटी के पद पर अपना कार्यभार संभालने के लिए वहां तत्पर हुआ तो मुझे मामलतदार के कार्यालय के क्लर्क के रवैये पर आश्चर्य हुआ। कारकुन ने तिरस्कार पूर्वक पूछा, आप कौन हैं? मैंने जवाब दिया, महोदय लामा हरिजन। उन्होंने कहा, चले जाओ, दूरी बनाए रखो। तुम मेरे इतने पास खड़े होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम पद पर हो। अगर तुम बाहर होते तो मैं तुम्हें 6 लात मारता। यहाँ सेवा के लिए आने की हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा प्रमाण पत्र और तलाटी के रूप में नियुक्ति का आदेश जमीन पर गिराने को कहा। फिर उन्होंने उन्हें उठा लिया। जब मैं बोरसद में मामलतदार के कार्यालय में काम कर रहा था तो मुझे पीने के पानी के मामले में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कार्यालय में बरामदे में पीने के पानी से भरे डब्बे रखे हुए थे। इन पानी के डब्बों की देखभाल एक जल प्रभारी करता था। उसका काम था कि जब भी दफ्तर में क्लर्कों को जरूरत हो वह उन्हें पानी दे। जल प्रभारी की अनुपस्थिति में वे खुद डब्बों से पानी निकालकर पी सकते थे। मेरे मामले में यह असंभव था। मैं डिब्बों को छू नहीं सकता था क्योंकि मेरे छूने से पानी दूषित हो सकता है, इसलिए मुझे जल प्रभारी की दया पर निर्भर रहना पड़ता था। मेरे इस्तेमाल के लिए एक छोटा जंग लगा हुआ बर्तन रखा हुआ था। मेरे अलावा कोई भी इसे छू या धो नहीं सकता था। यह वह बर्तन था जिसमें जल प्रभारी मुझे पानी देता था, लेकिन मैं पानी तभी ले सकता था जब जल प्रभारी मौजूद हो। इस जल प्रभारी को मुझे पानी देने का विचार पसंद नहीं था। यह देखकर कि मैं पानी के लिए आ रहा हूँ वह चुपचाप निकल जाता, जिसका परिणाम यह होता कि मुझे बिना पानी के ही रहना पड़ता। और ऐसे दिन कम नहीं होते जब मुझे पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। मेरे निवास के बारे में भी यही कठिनाइयाँ थी। मैं बोरसाद में एक अजनबी था। कोई भी सवर्ण हिंदू मुझे घर किराए पर देने को तैयार नहीं था। बोरसाद के अछूत लोग मुझे घर देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हिंदू नाराज ना हो जाएं, क्योंकि उन्हें मेरा क्लर्क बनकर रहना पसंद नहीं था जो मुझसे एक पद ऊपर था। खाने के मामले में तो और भी मुश्किलें थीं। ऐसा कोई स्थान या व्यक्ति नहीं था जहां से मैं अपना भोजन प्राप्त कर सकूं। मैं सुबह शाम भाजस खरीदता, गांव के बाहर किसी एकांत स्थान पर उसे खाता और रात को अचानक मामलतदार के कार्यालय के बरामदे में सो जाता। इस तरह मैंने 4 दिन गुजारे। यह सब मेरे लिए असहनीय हो गया। फिर मैं अपने पैतृक गांव जंत्राल में रहने चला गया। यह बोरसाद से 6 मील दूर था। हर दिन मुझे 11 मील पैदल चलना पड़ता था। यह मैंने 1.5 महीने तक किया। उसके बाद मामलतदार ने मुझे काम सीखने के लिए एक तलाटी के पास भेजा। यह तलाटी तीनों गांव जंत्राल, खापुर और सेजपुर का प्रभारी था। जंत्राल उसका मुख्यालय था। मैं 2 महीने तक इस तलाटी के साथ जंत्राल में रहा।
उसने मुझे कुछ नहीं सिखाया और मैं कभी भी गांव के कार्यालय में नहीं गया। गांव का मुखिया खास तौर पर नाराज था। एक बार उसने कहा था, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई गांव के दफ्तर में झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मचारी हैं और तुम हमारे बराबर के दफ्तर में बैठना चाहते हो। अपना ख्याल रखो, बेहतर होगा कि तुम यह नौकरी छोड़ दो। एक दिन तलाटी ने मुझे गांव की जनसंख्या तालिका तैयार करने के लिए सेजपुर बुलाया। मैं जंतराल से सेजपुर गया। मैंने देखा कि मुखिया और तलाटी गांव के दफ्तर में कुछ काम कर रहे हैं। मैं गया, दफ्तर के दरवाजे के पास खड़ा हुआ और उन्हें गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन उन्होंने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं करीब 15 मिनट तक बाहर खड़ा रहा। मैं पहले से ही जीवन से थक चुका था और इस तरह से नज़रअंदाज किए जाने और अपमानित किए जाने से क्रोधित था। मैं वहां पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुर्सी पर बैठा देखकर मुखिया और तलाटी चुपचाप बिना कुछ कहे चले गए। कुछ ही देर में लोग आने लगे और देखते ही देखते मेरे इर्द गिर्द एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। इस भीड़ का नेतृत्व गांव का लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस भीड़ का नेतृत्व क्यों कर रहा है। बाद में मुझे पता चला कि कुर्सी उसकी थी। उसने मुझे बुरी बुरी गालियां देनी शुरू की। रवानिया गांव के नौकर को संबोधित करते हुए उसने कहा, इस गंदे कुत्ते भंगी को कुर्सी पर किसने बैठाया। रवानिया ने मुझे कुर्सी से उतार दिया और मुझसे कुर्सी छीन ली। मैं जमीन पर बैठ गया। इसके बाद भीड़ गांव के दफ्तर में घुस गई और मुझे घेर लिया। यह एक उग्र भीड़ थी जो गुस्से से भड़की हुई थी। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे थे, कुछ लोग मुझे धारे तलवार जैसा एक तेज हथियार से टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहे थे। मैंने उनसे विनती की कि वे मुझे माफ़ कर दें और मुझ पर दया करें। इसका भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद को कैसे बचाऊं, लेकिन मेरे मन में एक विचार आया कि मैं मामलतदार को अपने साथ हुई घटना के बारे में लिखूं और उसे बताऊं कि अगर भीड़ मुझे मार देती है तो मेरे शव का क्या किया जाए। संयोग से मेरी उम्मीद थी कि अगर भीड़ को पता चल जाए कि मैं उनके खिलाफ मामलतदार को रिपोर्ट कर रहा हूं तो वे अपना हाथ रोक लेंगे। मैंने रवानिया से मुझे एक कागज़ देने के लिए कहा, जो उसने दिया। फिर मैंने अपने फाउंटेन पेन से उस कागज़ पर बड़े मोटे अक्षरों में निम्नलिखित बात लिखी ताकि हर कोई उसे पढ़ सके। सेवा में मामलतदार तालुका बोरसाद महोदय, परमार कालिदास शिवराम का विनम्र अभिवादन स्वीकार करने की कृपा करें। आपको विनम्रतापूर्वक सूचित करना है कि आज मृत्यु का हाथ मुझ पर पड़ रहा है। यदि मैंने अपने माता पिता की बात मान ली होती तो ऐसा नहीं होता। कृपया मेरे माता पिता को मेरी मृत्यु की सूचना देने की कृपा करें। लाइब्रेरियन ने जो लिखा था उसे पढ़ा और तुरंत मुझे उसे फाड़ने के लिए कहा, जो मैंने किया। उन्होंने मुझे अनगिनत गालियां दी। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको अपना तलाटी कहें? आप एक भंगी हैं और आप कार्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। मैंने दया की भीख मांगी और वादा किया कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा और नौकरी छोड़ने का भी वादा किया। शाम 7 बजे तक मुझे वहीं रखा गया। जब भीड़ चली गई तब तक तलाटी और मुखिया नहीं आए थे। इसके बाद मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और अपने माता पिता के पास बम्बई लौट आया। इस आखिरी घटना के साथ इस पुस्तक का अंत यहीं पर होता है। इस पुस्तक के अंत के साथ ही मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगी, जिससे कि उम्मीद है आप ज़रूर समझेंगे। अस्पृश्यता समाज के लिए गहरा अभिशाप है, क्योंकि यह इंसान को जन्म के आधार पर नीचा समझती है और उसके साथ भेदभाव करती है। इससे न केवल व्यक्ति की आत्मा को ठेस पहुंचती है, बल्कि समाज भी बढ़ जाता है। अस्पृश्यता के कारण बहुत से लोग शिक्षा, रोजगार, मंदिरों और अन्य सामाजिक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। हमें इसका विरोध इसलिए करना चाहिए क्योंकि हर इंसान समान है और उसे बराबरी का हक मिलना चाहिए। जब तक समाज में सबको एक समान सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक सच्चा विकास और एकता संभव नहीं है। अस्पृश्यता मिटाकर ही हम एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बना सकते हैं। उम्मीद है आप मेरे इन विचारों से सहमति रखते होंगे। बने रहिए हमारे साथ और भी बहुत सी रोचक पुस्तकों को पढ़ने के लिए। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का
बहुत शुक्रिया।